हेलो दोस्तों, तो आज हमारी सिस्टम डिज़ाइन सीरीज़ का पहला वीडियो है और पहले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बिटली। तो आपने इस एप्लीकेशन का सुना ही होगा। सो बेसिकली ये एप्लीकेशन क्या करती है, अगर हमारा कोई भी लॉन्ग यूआरएल है, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, शॉर्ट यूआरएल में कन्वर्ट कर देती है। तो हम अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी कैसे अपन इसका सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, क्या क्या मेन एंटिटीज़ होगी, क्या क्या एपीआईज होगी, हाई लेवल डिज़ाइन, ठीक है। तो अपन पूरा इस पर डीप डाइव करेंगे। तो लेट्स बिगिन दिस। सो सबसे पहले अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें रिक्वायरमेंट्स बताई जाएगी, क्या क्या मेन रिक्वायरमेंट्स है। तो इसके अंदर यूज़र क्या करेगा, यूज़र के पास एक लॉन्ग यूआरएल होगा और यूज़र क्या करेगा, शॉर्ट यूआरएल में बना देगा। और साथ ही साथ हो सकता है कि कुछ कस्टम एल एस दे दे या एक्सपायरेशन टाइम दे दे कि जो शॉर्ट यूआरएल है वो 4 दिन चलना चाहिए या 40 दिन चलना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारी फर्स्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। और दूसरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि अगर कोई भी यूज़र जो शॉर्ट यूआरएल अगर डाल रहा है ब्राउज़र के अंदर, तो वो किस पे राउट हो जाए, मेन वाली ओरिजिनल यूआरएल है उस पे राउट हो जाए। तो पहले तो है ये इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब आ जाते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। तो जो शॉर्टन्ड यूआरएल होगी ना वो हमेशा यूनिक होगी, क्योंकि अगर दो वेबसाइट की शॉर्ट यूआरएल सेम हो गई तो उस केस में क्या होगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा कि ए वाली वेबसाइट पे जाए या बी वाली वेबसाइट पे जाए। इसलिए जो शॉर्टन यूआरएल बनेगी ना वो हमेशा क्या बनेगी, यूनिक बनेगी। और जो रीडायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 100 मिली सेकेंड में होना चाहिए, ठीक है। और हम हमेशा जैसे अपने पास कैप थ्योरम है, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशनिंग, तो तीनों में से हमारे लिए अभी क्या प्रायोरिटी होगी कि अवेलेबिलिटी सर्विस की हाई होनी चाहिए। और ये कितना यूज़र्स और कितने यूआरएल्स को हैंडल करने के कैपेबल होना चाहिए। सो बेसिकली हम कंसिडर कर रहे हैं कि 1 बिलियन यूआरएल्स ये हैंडल कर पाए और 100 मिलियन डेली एक्टिव यूज़र्स होंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये अपनी रिक्वायरमेंट्स हो जाएगी। तो अब अपन को ये सिस्टम डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले मुझे क्या समझ में आ रहा है कि एक तो ओरिजिनल यूआरएल रहेगी, एक शॉर्ट यूआरएल होगी और कोई यूज़र होगा जो इसको करेगा। तो मेरे को ये तीन एंटिटी समझ में आ रही है कि ये अपनी जो है कोर एंटिटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें अपनी क्लियर है। अब अपन थोड़ा सा एपीआई के बारे में बात करते हैं। देखो इसमें अंदर मेन फंक्शन क्या होगा कि ओरिजिनल यूआरएल या बड़ी यूआरएल अपन देंगे, आउटपुट में क्या आ जाएगा, शॉर्ट यूआरएल। तो अपनी पहली ये जो एपीआई बनेगी वो शॉर्टन यूआरएल बनेगी। सो बेसिकली ये एक पोस्ट कॉल होगा जिसमें एपीआई का नाम अपन दे देते हैं शॉर्ट यूआरएल। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, यूज़र एक लॉन्ग यूआरएल देगा और वो चाहता है कि भाई कुछ कस्टम एलियास अवेलेबल हो, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे इसका नाम था ओपन स्टूडियो, तो ये चाह रहा था कि मेरी जो शॉर्ट यूआरएल बने ना उसमें ये नाम आ जाए ओपन स्टूडियो। और बोला कि एक्सपायरेशन टाइम ये है। तो जैसे ये इसका क्या रहा, इनपुट रहा और आउटपुट में इसको एक छोटी सी यूआरएल मिल गई और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट होगा जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और एलियास लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से अपन को पता चलता है कि किस टाइप का आउटपुट होगा। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि दो एपीआईज होगी, एक तो पोस्ट एपीआई जो ये काम करेगी हमारा शॉर्टन करने का, और दूसरी कौन सी होगी, गेट एपीआई। जब अपन शॉर्ट यूआरएल डालेंगे तो वो क्या करेगा, अपने डेटाबेस में जाएगा, ओरिजिनल यूआरएल रहेगा और अपन को वहाँ रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें रहेगी हमें जिनका ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं हाई लेवल डायग्राम के इस पे। तो इससे बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर एक क्लाइंट होगा जो अपनी रिक्वेस्ट रेज करेगा, ठीक है, कि मेरी लॉन्ग यूआरएल को शॉर्ट में कन्वर्ट कर दो। तो हमारे पास एक सर्वर होगा जो सारा काम अपने लिए करेगा और एट द एंड हमारे पास क्या होगा, डेटाबेस होगा जहाँ पे हमारी जो है स्टोरेज के लिए काम आएगा। सो बेसिकली सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही वो लॉन्ग यूआरएल भेजेगा हम कुछ वैलिडेशंस लगा देंगे। क्या क्या वैलिडेशंस लगा सकते हैं, हम पहले चेक कर लेंगे कि जो यूआरएल उसने भेजी है वो सही है या नहीं है। और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या ऑलरेडी सेम यूआरएल हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो ये हम कुछ वैलिडेशंस लगा देंगे ताकि जो हमारा है सिस्टम वो क्या कहते हैं, डुप्लीकेट ना आए और वैलिड सिस्टम रहे, ठीक है। सो बेसिकली इसमें दो स्टेप प्रोसेस होगा। सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे अपन, उसकी शॉर्ट यूआरएल को जनरेट कर देंगे और अपने डीबी में सेव कर लेंगे। अब डेटाबेस में अपन एक टेबल बना सकते हैं यूआरएल्स। तो यहाँ पर अपने लिए बेसिक एंटिटीज़ क्या होगी, बेसिक एंटिटी ये होगी कि एक शॉर्ट यूआरएल होगी, एक ओरिजिनल यूआरएल होगी, क्रिएटेड टाइम,
कब वो क्रिएट हो रही है, एक्सपायरेशन टाइम और क्रिएटेड बाय। तो मुझे तो अभी सिर्फ एक ही टेबल की नीड रिक्वायरमेंट हो रही है। अगर अपन को एग्जामिनर बोलता है या इंटरव्यूअर बोलता है कि कुछ और भी रिक्वायरमेंट है, तो अपन और टेबल्स ऐड कर देंगे, बट अपने हिसाब से अभी के लिए ये एक में ही अपना काम हो जाएगा। सो बेसिकली ये हाई लेवल डिज़ाइन में अपन एक एपीआई अपन ने देख ली। दूसरी एपीआई क्या हो सकती है, गेट एपीआई हो सकती है कि भाई तुम शॉर्ट यूआरएल देख लो, शॉर्ट यूआरएल में भी हम चेक कर लेंगे कि भाई वो वैलिड है या नॉट वैलिड है, और डेटाबेस से अपन आंसर ले आएंगे। सो बेसिकली यहाँ पर जो दोनों एपीआईज है उसका अपन ने हाई लेवल डिज़ाइन देख लिया है। तो एक क्लाइंट रहेगा, सर्वर रहेगा और डेटाबेस रहेगा। अभी तक मुझे इतनी चीज़ समझ में आई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो गेट यू एंड पॉइंट होगा ना, वो कौन सा स्टेटस कोड पास करेगा। तो आपने दो स्टेटस कोड होते हैं बेसिकली, 301 और 302। सो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक तो होता है परमानेंट रीडायरेक्ट और एक होता है टेम्परेरी रीडायरेक्ट। सो बेसिकली जैसे ही यूज़र एक शॉर्ट यूआरएल एंटर करेगा, अपन अपने डेटाबेस में जाएंगे और उसको लॉन्ग यूआरएल में रिटर्न कर देंगे। सो बेसिकली हम सिर्फ रिटर्न नहीं करेंगे, हम उस यूज़र को उस वेबसाइट पे राउट भी कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम उसको 302 स्टेटस से राउट करेंगे। 302 का मतलब क्या होता है कि टेम्परेरी राउट है। मतलब तुम इस एक तरीका ऐसा हो सकता है कि भाई ब्राउज़र खुद ही क्या कर ले, कैशिंग कर ले। सो अगर तुमने कोई भी यूआरएल डाला और ब्राउज़र ने खुद ही कैश कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम ब्राउज़र अपने डेटाबेस में आएगा ही नहीं, और वो क्या करेगा, उसको खुद के पास कैश कर लेगा और हमेशा नए यूआरएल में राउट कर देगा। मतलब लॉन्ग यूआरएल में शॉर्ट यूआरएल आएगा, कैशिंग में चेक करेगा कि भाई ये मेरे पास अवेलेबल है, और सीधा ओरिजिनल वेबसाइट पे राउट कर देगा। बट क्योंकि यहाँ हम चाहते हैं कि भाई चीज़ें एक्सपायर होनी चाहिए, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए हम सेम भाई किसी और यूआरएल पे राउट करना चाहते हैं। तो अगर हमें लाइफ टाइम के लिए राउट करना है तो 301 कर दो। बट तुम चाहते हो कि नहीं, अभी मेरे को सिर्फ 2-3 महीने या 6 महीने के लिए अभी इस एंड पॉइंट पे राउट करना है, तो उसके लिए अपन 302 स्टेटस से इसको पास कर देंगे। तो आई होप स्टेटस कोड क्लियर हो गया होगा गेट एंड पॉइंट में किस तरह से हम इस चीज़ को हैंडल करेंगे, ठीक है। अब अपन इसके टेक्निकल डीप डाइव में घुसते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो मतलब जैसे अपनी रिक्वायरमेंट्स थी, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो क्लियर हो गई कि यूज़र आएगा, अपना डेटा क्रिएट कर देगा, और जब वो शॉर्ट यूआरएल डालेगा तो हम रीडायरेक्ट कर देंगे। तो अपनी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट वाला पार्ट था वो तो मेरे हिसाब से अब क्लियर हो चुका है। अब आ जाते हैं अपन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या थी, सबसे पहले कि शॉर्ट यूआरएल यूनिक होना चाहिए। इसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम कितने लेटर्स का वो बना ले जिससे कि हमारा यूनिक हो जाए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम सोच सकते हैं। तो मैंने कुछ तरीके सोचे थे कि यार एक तो ऐसा हो सकता है कि यार टोटल जो यूआरएल है ना उसके 5-6 कैरेक्टर पिक कर लो, ठीक है। कि भाई शुरुआत से अपन मान लेते हैं कि शुरुआत के 6 कैरेक्टर पिक कर लेते हैं। बट उस केस में क्या होगा कि हमारे जो यूआरएल है ना वो डुप्लीकेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो यूनिक कंस्ट्रेंट है ना वो वायलेट हो जाएगा, ये वाला जो कंस्ट्रेंट है वो वायलेट हो जाएगा। तो ये अप्रोच तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी कि यार तुम शुरुआत के 5 लेटर पिक कर लो या शुरुआत के 6 लेटर पिक कर लो, क्योंकि तुम इस और इस यूआरएल में देखो शुरुआत के मेरे हिसाब से 10-12 लेटर सेम है। तो तुम कोई भी सिनेरियो ले लो, ये अप्रोच तो काम नहीं करेगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो मेरे दिमाग में आती है, तो अपन क्या कर सकते हैं, है एक फंक्शन बना सकते हैं, हैश फंक्शन या रैंडम नंबर जनरेशन, ठीक है। उसमें अपन क्या करेंगे, अपन एक रैंडम नंबर्स जनरेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और फिर उसको क्या करेंगे, जो भी अपना रैंडम नंबर होगा उसको अपन जो भी आउटपुट आएगा उसको अपन एनकोड कर देंगे बेस 62 में, और शुरुआत के n कैरेक्टर्स ले लेंगे। मतलब अगर अपन को 6 कैरेक्टर का चाहिए तो 6 ले लेंगे, 7 कैरेक्टर का चाहिए तो 7 ले लेंगे। बट इस केस में भी क्या होगा कि भाई जैसे लेट्स से ये एग्जांपल लिया अपन ने, ये एक वेबसाइट आई, ठीक है। अपन ने एक रैंडम नंबर जनरेट किया, ठीक है। उस रैंडम नंबर से उसको अपन ने बेस 62 में कन्वर्ट कर दिया, फिर शुरुआत के 8 कैरेक्टर्स ले लिए, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या होगी कि अगेन यहाँ पर भी कॉलिजन के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अपन कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि यार अपन 1 से नंबर लेना शुरू करते हैं और एंड तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड अप्रोच, और अपन इसी अप्रोच को आगे चलेंगे कि अपन क्या करेंगे, काउंटर ले लेते हैं
और शुरुआत करते हैं और नंबर को ले लेते हैं। तो जो थर्ड अप्रोच है ना, रैंडम नंबर जनरेट करने की बजाय अपन क्या करेंगे, एक काउंटर नाम का यूनिक काउंटर ले लेंगे और उसको हर बार इंक्रीज करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अपन को जैसे पहला URL 1 होगा, उसको अपन बेस 62 इमेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो एक 6-7 डिजिट का अपने को क्या आ जाएगा, यूनिक नंबर आ जाएगा। आप 2 लेंगे, उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे बेस 62 से, तो वो भी अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि कितने लेटर्स का नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये लिख रखा है 6 लेटर्स का नंबर होना चाहिए, तो मैं इस नंबर पे कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। सो अपन को देखो कौन से नंबर्स अलाउड है, अपन को 0 से 9 तक कैरेक्टर्स अलाउड है, स्मॉल a से z तक अलाउड है, और कैपिटल A से कैपिटल Z तक अलाउड है। तो यहाँ पे अगर अपने पास देखें तो 26 कैरेक्टर है, यहाँ पे भी 26 कैरेक्टर है, और यहाँ पे भी 10 कैरेक्टर्स है। तो अपन कितने कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, इन सबको अगर ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 62 कैरेक्टर्स हम अपन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया कि हमारे पास कितने कैरेक्टर्स अवेलेबल है, 62 कैरेक्टर्स अवेलेबल है, जिससे अपन नंबर्स सोच सकते हैं। अब अपन को कितने लेटर्स का नंबर लेना है ताकि यूनिक वाला जो कंस्ट्रेंट है वो फॉलो हो जाए। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें 1 बिलियन का सिस्टम सपोर्ट करना चाहिए। तो लेट्स से अगर अपन सिंगल डिजिट का वो ले, तो हम यहाँ पर मैक्सिमम कितने टाइप के कैरेक्टर्स ला सकते हैं, 62। सिमिलरली अगर 2 डिजिट का होगा तो यहाँ पे भी कैसे ला सकते हैं, 62। तो इनको अगर तुम मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो 62 टू दी पावर 7 हो जाएगा, वो हो जाएगा 3.5 ट्रिलियन, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अपन को तो कहाँ तक हैंडल करना था, 1 बिलियन तक हैंडल करना था। इसका मतलब मिनिमम कैरेक्टर्स हम कितने लेंगे, 7 लेंगे। उस केस में हमारा जो सिस्टम बनेगा उसमें डुप्लीकेट आने के चांसेस 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस नंबर पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो हमने ये फाइनल कर लिया कि हमारा 7 कैरेक्टर का कोड होगा। तो अभी एक बार वापस से अपन अपने सिस्टम को समझ लेते हैं कि एक क्लाइंट होगा, वो जाएगा और वो सर्वर पे जाएगा, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस होंगे और डेटाबेस में डेटा सेव हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर अपने को काउंटर ही सेव करना है तो इसके अंदर क्या अपन फास्ट करने के लिए एक रेडिस काउंटर रेडिस के अंदर अपन सेव कर सकते हैं? तो रेडिस के अंदर सेव करने का बेनिफिट ये होगा कि अपन को बार बार डेटाबेस में चेक नहीं करना पड़ेगा कि अबे अपन कौन से नंबर पे खड़े हैं, फर्स्ट पे खड़े हैं, सेकंड पे खड़े हैं, थर्ड पे खड़े हैं, फोर्थ पे खड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेडिस काउंटर लगा देंगे। सो बेसिकली रेडिस क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा कि फास्ट रिट्रीवल में मदद करेगा। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि अंडर 100 मिली सेकेंड से हम उसको राउट कर दें या 100 मिली सेकेंड से जनरेट कर दें, तो इसमें रेडिस हमारी मदद करेगा। तो अभी तक हमने कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कि यूनिक कैसे होगा। तो उसके लिए हमने 3 अप्रोच सोची थी कि यार क्या पता कोई लेटर्स को ही हम क्या कर लें, तोड़ लें और हमें आंसर मिल जाएगा। फिर हमने सोचा कि यार एक कोई रैंडम नंबर वाला फंक्शन जनरेट कर लेते हैं, क्या पता उससे काम हो जाएगा, बट यहाँ भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और तीसरा आ गया कि भाई हम क्या करेंगे, यूनिक काउंटर ले लेंगे विथ बेस 62 कोडिंग एनकोडिंग। तो इस अप्रोच में हमारा जो है जो भी रिक्वायरमेंट्स थी सारी की सारी क्लियर हो चुकी है। तो आई थिंक यहाँ हमारी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम हम क्या सॉल्व कर रहे हैं कि डेटा को फास्ट कैसे लाया जाए। क्योंकि आप एक बात बताओ, अगर अपने डेटाबेस के अंदर 1 बिलियन रोज है, तो अगर तुम एक क्वेरी करने जाओगे तो क्या तुम हर बार 1 बिलियन रोज में सर्च करोगे अपनी कि भाई मैंने एक बड़ा शॉर्ट यूआरएल भेजा, अब मैं पूरे पूरे डेटाबेस में जाके सर्च कर रहा हूँ? तो हो सकता है कि 1 बिलियन रोज आएगा ना, तो अपना सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है। तो उसको फास्ट करने का क्या तरीका है? तो उसको फास्ट करने के कुछ 3-4 तरीके हैं। तो पहला तरीका तो ये आता है कि भाई इंडेक्सिंग लगा दो अपने डेटाबेस में। भाई जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एलिमेंट जो यूज़ हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, मोस्ट फ्रीक्वेंट हमारे केस में क्या होगा, जो शॉर्टर वाला जो होगा, क्या कहते हैं, शॉर्टर यूआरएल, उसके बेस पे अपन इंडेक्सिंग कर देंगे। सो इंडेक्सिंग बैकएंड में क्या यूज़ करता है, इंडेक्सिंग बैकएंड में यूज़ करता है बी आर्क ट्री बनाता है। तो लेट्स से यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया कि जैसे ये लॉन्ग यूआरएल था, उसका शॉर्ट यूआरएल ये बना दिया, ये लॉन्ग यूआरएल था, उसका शॉर्ट यूआरएल ये बना दिया। फिर जब हमने इंडेक्सिंग करी डेटाबेस में, तो बैकएंड में क्या बन गया, बी आर्क ट्री बन गया। सो बी आर्क ट्री में क्या होता है, सबसे ऊपर मीडियन वैल्यू होती है, उसके लेफ्ट में उसकी क्या होती है, शॉर्टर वैल्यूज, उसके राइट में उससे बड़ी वाली वैल्यूज।
तो इससे क्या होगा, जब अपन सर्च करेंगे तो सर्च करने में हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो log ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले सिनेरियो में क्या हो रहा था, पहले वाले में हमें पूरी की पूरी टेबल को आइटरेट करना पड़ रहा था, तो log ऑफ n में हो रहा था। बट यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी log ऑफ, सॉरी ऑफ n में हो रहा था। बट इंडेक्सिंग करने की वजह से हमारी क्या हो जाएगी, ये रीड ऑपरेशंस फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक अप्रोच तो ये है। दूसरी अप्रोच जो ये होती है वो होती है कि आप क्या कर लो, या अपन क्या कर सकते हैं, हैश इंडेक्सिंग एक अप्रोच होती है। सो बेसिकली इसके अंदर क्या करेंगे, अपन की वैल्यू पेयर बनाते हैं कि भाई फर्स्ट अपन क्या करेंगे, जितनी बकेट्स होगी ना उतना ही वो अपन बना लेंगे, और अपन एक की वैल्यू पेयर का सिस्टम बना लेते हैं। तो उससे मेन दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पर जो है अगेन ये पूरा का पूरा डेटा पोस्टग्रेस में है, और पोस्टग्रेस में ऑपरेशंस थोड़े से स्लो होते हैं। तो ऑल्दो अपना जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि अगर अपन डिस्क है तो डिस्क के अंदर जैसे उन्होंने बताया कि एसएसडी कितने इनपुट आउटपुट हैंडल कर सकता है। सो बेसिकली अगर एसएसडी, अपन अभी तीनों को कंपेयर कर लेते हैं, एसएसडी, मेमोरी और हार्ड डिस्क। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर लेट्स से अज्यूम करते हैं कि एसएसडी के अंदर अपने पास एसएसडी की कैपेसिटी होती है 1 लाख इनपुट आउटपुट को वो हैंडल कर सकता है। तो उन्होंने बताया डेली एक्टिव यूज़र्स कितने हैं, 100 मिलियन डेली एक्टिव यूज़र्स है। और हम यहाँ पे कुछ अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि वो 5 टाइम्स पर डे में आएंगे। तो 100 मिलियन इंटू 5 करेंगे तो इस इतने लोग हमारे जो हैं इतने रीडायरेक्ट्स होंगे। और अगर इसको मैं पर सेकंड निकालूं तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट 5 के रीडायरेक्ट्स पर सेकंड आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया एक नॉर्मल सिनेरियो, नॉर्मल टाइम में इतने आएंगे। लेट्स से अगर कोई पीक आर हुआ, जैसे बिग बिलियन डे सेल हुई या कोई बड़ा इवेंट हुआ, उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो 50x टू 100x हो जाएगा। तो मतलब जो ये 5 के रिक्वेस्ट है ये कितनी हो सकती है, 500 के रिक्वेस्ट हो सकती है। और हमारे पास कैपेसिटी कितनी आएगी, सिर्फ 100 के रिक्वेस्ट हैंडल करने की अपने पास कैपेसिटी है। ठीक है, तो उस केस में हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा बॉटल नेक फेस कर सकते हैं। मोर और लेस दिस विल वर्क, बट अगर तुम्हारे पास जैसे बिग बिलियन डे सेल आई या कोई भी ऐसा सिनेरियो आया, जैसे ईयर एंड में ब्लैक फ्राइडे सेल आई, जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्पाइक करेगा, उस केस में ये अप्रोच बॉटल नेक हो सकती है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं लास्ट एंड फाइनल अप्रोच जो हमारे काम आएगी, वो है इन मेमोरी कैशे, मतलब रेडिस। सो बेसिकली एक तरीका तो ये हो गया कि आप हार्ड डिस्क में सेव कर लो, एक हो गया एसएसडी में सेव कर लो, एक हो गया इन मेमोरी में सेव कर लो। तो इन मेमोरी से अगर आपको डेटा लाना है तो वो कितने सेकंड्स में आएगा, आप देख सकते हो 0.0001 मिली सेकेंड्स में डेटा आ जाएगा। एसएसडी से डेटा लाना है तो कितनी देर में आ जाएगा, 0.1 मिली सेकेंड में। और एच ए टी या एच हार्ड डिस्क ड्राइव से डेटा लाना है तो उसमें 10 मिली सेकेंड्स तक लग जाएंगे एक रिकॉर्ड को सर्च करने में। तो आप देख सकते हो कि ये इससे 100 टाइम्स, या मैं कह सकता हूँ 1000 टाइम्स स्लोवर है, और ये भी इससे क्या है 10 टाइम्स या 100 टाइम्स स्लोवर है। इसलिए हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे कि जैसे ही हमारा क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट रेज करेगा, हम क्या करेंगे, हमारा रेडिस काउंटर होगा। अगर लेट से पोस्ट रिक्वेस्ट है तो रेडिस काउंटर में जाएगा और वो डेटाबेस में डेटा एंट्री कर देगा। बट अगर गेट यूआरएल है तो हम पहले उसको कहाँ चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि रेडिस में वो चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है। अगर रेडिस में प्रेजेंट है तो हम यहाँ से इसको मिली सेकेंड्स में आंसर ले आएंगे। लेट से रेडिस में प्रेजेंट नहीं है तो सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई, सर्वर से कहाँ चली गई, रेडिस के पास, रेडिस पे चेक किया क्या वो शॉर्ट यूआरएल प्रेजेंट है, लेट से ये वाला की था, क्या ये की प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट, तो वो डेटाबेस में गया और डेटाबेस से आउटपुट ले आया। और आउटपुट लाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, वो सेम आउटपुट अपन रेडिस में जाके स्टोर भी कर सकते हैं। देखो अब इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। फ़ायदे तो ये हैं कि भाई अगर इसमें अवेलेबल मिल गया तो अपना काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। नुकसान ये है कि लेट से देर इज़ यूज़र चाहता है कि मैं मेरा कोई डेटा को अपडेट करूं या डिलीट करूं, लेट से उसने LIS लगा दिया, या वो चाहता है कि नहीं मैं अब मेरे ओरिजिनल यूआरएल पे ही राउट करना चाहता हूं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे कि हमें ये रेडिस से भी एंट्री को डिलीट करना पड़ेगा।
तो हमें क्या कैशिंग इनवैलिडेशन का लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो है हमारा सिस्टम थोड़ा सा लैग कर जाए या हमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग करनी पड़ जाए कि डेटाबेस से अगर कोई चीज़ अपडेट हो रही हो तो हमें रेडिस में भी जाके उसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा जो है मेंटेनेंस हमें एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है इस सिनेरियो में, बट अगेन ये वर्थ इट है बिकॉज यहाँ पर हमारा जो काम है वो काफ़ी फास्ट हो रहा है। तो यहाँ हमने 3 अप्रोचेस डिस्कस कर ली कि यहाँ तो तुम क्या करो, डीबी को इंडेक्स कर दो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, या तुम क्या कर दो, हैश इंडेक्सिंग कर दो। इसमें क्या होगा, एन बकेट्स बन जाएंगे और हर बकेट का एक कुछ एड्रेस होगा। या तुम क्या कर लो, इन मेमोरी कैश यूज़ कर लो रेडिस, तो रेडिस क्या कर देगा, हमारा काम आसान कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी तक 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। पहली प्रॉब्लम थी हमें जो यूआरएल है वो यूनिक होना चाहिए, तो यूआरएल यूनिक की प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। सेकंड प्रॉब्लम थी कि हम पूरी टेबल में बार बार सर्च नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हो सकता है ना 1 बिलियन रोज हो और मेरी वाली रो लास्ट में पड़ी हो, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर दी। अब आ जाते हैं फाइनल प्रॉब्लम पे कि 1 बिलियन जो यूआरएल्स है उसको स्टोर करने में कितनी जगह स्पेस यूटिलाइज होगा। तो जो हम डीबी मानते हैं उसमें हमने क्या क्या कॉलम्स लिए थे, हमने एक शॉर्ट यूआरएल लिया था, एक लॉन्ग यूआरएल लिया था, क्रिएटेड टाइम लिया था, एलआईएस लिया था, एक्सपायरेशन टाइम लिया था। तो अगर इन सब का मैं रफली डेटा एस्टिमेट करूं, लेट से इसका 8 बाइट होगा और ये बड़ा होगा तो 100 बाइट्स का मान लिया, इस तरीके से जब सबको टोटल कर रहे हैं ना, तो अप्रोक्सीमेट 200 बाइट आ रही है पर रो की। ठीक है, और कुछ मेटा डेटा भी हमें सेव करने की जरूरत पड़ सकती है, तो मैंने 500 बाइट एक बार के लिए मान लिया। अब उसने बोला है कि हमारे पास टोटल कितनी मैपिंग्स स्टोर होगी, 1 बिलियन। तो मैं बोल सकता हूँ 1 बिलियन इंटू 500 बाइट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट अपने पास 500 जीबी का डेटा सेव होना चाहिए। तो देखो 500 जीबी डेटा सेव करना इज इजीली अचीवेबल, इसमें वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ठीक है, और ऐसा भी है कि अगर अपने को इन केस अगर 500 जीबी मतलब अपनी लिमिट हिट कर जाती है तो हम इसको डेटा को मल्टीपल उस डेटाबेस में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो पोस्टग्रेस वगैरह जैसे डेटाबेस है ना वो इतना स्टोरेज इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट की कि अगर हमारा डेटाबेस डाउन चला जाए, मतलब हमारा डेटाबेस किसी सर्वर हमारा डाउन चला जाए, या हमारे रीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे रीड कितने होंगे और राइट कितने होंगे ये हमें जैसे एक बार सोचते हैं ना, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 100 के न्यू यूआरएल्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब राइट की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 राइट पर सेकंड हो रहा है, जो कि पोस्टग्रेस बहुत इजीली हैंडल कर सकता है। ठीक है, और रीड की बात करें तो रीड भी हमारे कितने रीड आ रहे थे पर डे के, पर सेकंड के, जो कि रीड तो हमने ऊपर ही हैंडल कर लिया था बिकॉज थोड़ा बहुत कैशिंग से आ जाएगा, थोड़ा बहुत डेटाबेस से आ जाएगा, तो रीड वाला पार्ट हमने ऑलरेडी हैंडल कर लिया है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर हमारा डेटाबेस डाउन चला जाए तो हमें कैसे इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो देखो अगर हमारे डेटाबेस में रीड और राइट रीड बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस के रेप्लिकास बना सकते हैं। हम डेटाबेस को क्या करेंगे, पीरियोडिकली उसका स्क्रीनशॉट लेके किसी और जगह में रख देंगे। तो ये तरीका है कि अगर डाउन चला जाए और अपन को हाथों हाथ अप करना है तो ये एक तरीका है कि उसका बैकअप लेके रखते रहो कंटिन्यूसली और आगे बढ़ जाओ। एक तरीका ये है कि अपन 2 सर्वर बना लेते हैं। ठीक है, एक सर्वर होगा जो रीड के लिए काम आएगा, एक सर्वर होगा राइट के लिए काम आएगा। ठीक है, तो अब रीड और राइट दोनों दोनों अलग हो गए। अब लेट्स से रीड के अंदर अपने पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको अपन हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं। मतलब अभी एक सर्वर है, अगर अपने रीड्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो मैं एक और सर्वर यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि राइट्स बहुत कम होंगे तो यहाँ हमें स्केल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम रीड और राइट अलग अलग सर्वर्स पे कर सकते हैं, बट अगेन इनके अंदर क्या दिक्कत आती है कि दोनों सर्वर के बीच में सिंक में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे ही यहाँ पे तुमने एक नया यूआरएल ऐड किया तो वो नया यूआरएल इस रीड वाले सर्वर में सिंक होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बट दिस कैन इशू कैन बी ऑल्सो बी फिक्स्ड कि जैसे ही कोई राइट आएगा आप उसको शुरुआत में रेडिस में ही सेव कर लो, ताकि न्यू रिक्वेस्ट आए तो रेडिस ही उसको सेव कर ले, और मीनवाइल रीड और राइट सर्वर जो है सिंक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसको कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें सोची है उन सबको अगर क्लब किया जाए तो हमारे पास क्या होगा, क्लाइंट होगा, एपीआई गेटवे होगा जहाँ से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही होगी। ठीक है,
हमने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट की सर्विस अलग कर दी, रीड की सर्विस अलग कर दी। ठीक है, राइट की सर्विस में हमने क्या कर दिया, एक ग्लोबल काउंटर ले लिया जो हमारे लिए बहुत मदद करेगा कि भाई नेक्स्ट यूआरएल कौन सा है, हमें डेटाबेस में जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर हम फाइनली डेटा को डेटाबेस में जाके सेव कर लेंगे। लेट से कोई गेट रिक्वेस्ट आती है तो हम किस में शिफ्ट कर देंगे, राउट पे, रीड सर्विस में शिफ्ट कर लेंगे। पहले हम डायरेक्ट डेटाबेस में नहीं हिट करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या रेडिस में हमारे पास वो की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर करता है तो हम इसको आउटपुट रिटर्न कर देंगे, और नहीं करता तो हम कहाँ से डेटा ले आएंगे, डेटाबेस से डेटा ले आएंगे। तो अगर हमें एक बिटली टाइप का सिस्टम बनाना है तो ये सिस्टम डिज़ाइन जो है काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो में हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं।